नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की यात्रा की। राजकीय यात्रा के अलावा वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि भी रहे। और आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है। आज हम चर्चा करेंगे कि उनकी इस यात्रा के निहितार्थ क्या है। भारत की आजादी से आज तक चली आ रही इस मैत्री यात्रा में ये कौन सा अहम पड़ाव है जिसमें ये मित्रता नेहरू नासिर युग से निकलकर मोदी सीसी युग में प्रवेश करने जा रही है। क्या मध्य एशिया में भारत को एक मजबूत साझेदार मिलने वाला है? क्या भारतीय निवेश मिस्र को आर्थिक संकट से निकाल पाएगा? और ये भी कि क्या भारत अपनी कूटनीतिक रणनीति से आईओसी को नियंत्रित करने में सफल होगा? ये वे सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम अल सीसी की यात्रा में खोज सकते हैं। दोनों देशों के साझे बयान और आपसी समझौतों से इसका एक खाका तो खींचा ही जा सकता है, लेकिन ये मैत्री यहाँ तक कैसे पहुंची और फिर मिस्र ही क्यों? इसे समझ लेने के बाद हम हालिया संदर्भ को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। पहले थोड़ी बात भारत मिस्र संबंधों पर कर लेते हैं। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और दुनिया वैचारिक आधार पर दो धड़ों में बंटना शुरू हो चुकी थी। साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका। उपनिवेशवाद की कमर टूट चुकी थी और ब्रिटेन सरीखी तमाम उपनिवेशवादी ताकतों के लिए अब अपने उपनिवेशों को गुलाम रखना संभव नहीं लग रहा था। भारत को जहां 1947 में आजादी मिली, वहीं मिस्र 1956 तक अंग्रेजों के आधिपत्य में रहा। यह आधिपत्य प्रकृति में भारत से कम प्रत्यक्ष और कठोर था, लेकिन सुएज नहर और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए मिस्र ब्रिटेन की अहम पूंजी था। बहरहाल 56 में आजादी के बाद से ही मिस्र भी दुनिया को नेहरू की नजर से देखने लगा था। यानी नए नए आजाद हुए देश किसी गुट का हिस्सा बनने को या उसका जोखिम लेने को तैयार नहीं थे। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। लिहाजा 1955 के मशहूर बांडुंग सम्मेलन में ये चर्चा हुई कि किसी भी गुट से दूर रहने के लिए एक गुट बनाया जाना चाहिए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के अहम योगदान से 6 साल बाद 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में इस गुट का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कुल 25 देशों ने हिस्सा लिया और इसे नाम दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत मिस्र की इस पहल में साल 2018 तक कुल 120 देश शामिल हो चुके थे। कालांतर में हालांकि भारत की वैचारिक स्थिति बदलती रही और वो सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच सामंजस्य बनाता रहा, लेकिन नए देशों के लिए आज भी ये समूह लाइट हाउस की तरह काम करता है। इस ऐतिहासिक विकास क्रम के बाद अब देखते हैं कि वर्तमान में इन संबंधों की दशा दिशा कैसी है। मिस्र के साथ भारत के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे, लेकिन एक निश्चित अंतराल पर दोनों देशों के बीच राजनयिक और राजनीतिक वार्ता जारी रही। भारत के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति रस्मी यात्राएं करते रहे, लेकिन अब वक्त आने पर भारत ने एक बार फिर से खाड़ी देशों के अपने विश्वसनीय साझेदार की तरफ देखा है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल बीते बरस भारत की सत्तारूढ़ पार्टी की एक नेत्री के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद अनेक मुस्लिम देशों ने भारत पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। भारत पर इस्लामोफोबिक होने और हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने तक के आरोप मढ़े गए। कतर के नेतृत्व में ऐसा करने वाले देशों में मुख्यतः खाड़ी और मध्य पश्चिम एशिया के देश शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच मिस्र ने सुन्नी मुस्लिम बहुल देश होते हुए आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के खिलाफ ऐसी कोई ब्रीफिंग जारी नहीं की और ना ही माफी मांगने या किसी अन्य प्रकार के स्पष्टीकरण की मांग की। भारत सरकार को इस आपदा में अवसर दिखा। जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई जैसे अपने मित्र खाड़ी देशों की सूची में भारत ने मिस्र को भी शामिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजामोहन लिखते हैं, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के जरिए अपने पड़ोस को स्थिर करने की नीति भारत की मिस्र के रिश्ते में शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। मिस्र के साथ दोस्ती को मजबूत करके भारत अब खाड़ी के सभी बड़े देशों के साथ रिश्ते बेहतर कर चुका है।
भारत और मिस्र की इस रणनीतिक भागीदारी से इस पूरे इलाके में हिंदुस्तान की भूमिका के लिए रास्ता खुल गया है। अमेरिका के हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करने से अब इस इलाके के देश अपने भागीदार देशों में विविधता लाना चाहते हैं। अल सीसी की यात्रा से भारत ने न सिर्फ खाड़ी देशों के लिए अपना रास्ता खोला, बल्कि पाकिस्तान के दबाव में ओआईसी द्वारा कश्मीर और अन्य मुद्दों पर दिए जाने वाले बयानों पर भी रणनीतिक जीत हासिल की है। मिस्र ओआईसी का हिस्सा है, लेकिन संगठन के मूल से इतर अल सीसी के नेतृत्व में उदारवादी इस्लामिक राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। मिस्र शुरू से ही इस्लामिक जगत में अपनी आवाज बुलंद रखने के लिए जाना जाता है, फिर चाहे वो इजराइल के साथ शांति संधि को लेकर 1979 में अरब लीग से बैन किए जाने की बात हो या 2013 में ओआईसी से बैन किए जाने की। साथ ही भारत की ओआईसी को लेकर रणनीति जाहिर होती रही है। भारत में दुनिया की लगभग 11% मुस्लिम आबादी के चलते लगातार ये प्रयास रहा है कि भारत को इस संगठन में अपनी हिस्सेदारी मिले, लेकिन समय समय पर इसके प्रयास करने के बावजूद भारत को अब तक सफलता नहीं मिली है। साल 2018 में इस संगठन के विदेश मंत्रियों के 45वें सत्र में बांग्लादेश द्वारा भारत को इसका पर्यवेक्षक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के बाद ऐसा नहीं हो सका। अगले वर्ष हालांकि भारत को ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया, लेकिन उससे भारत के दूरगामी लक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाए। अब भारत को अन्य मित्र खाड़ी राष्ट्रों के साथ मिस्र के रूप में एक मजबूत साझेदार मिला है, जो भारत की मध्य एशियाई आकांक्षाओं को पूरा करने में भारत का सहयोग करने की कुव्वत रखता है। इस सबसे इतर अल सीसी की भारत यात्रा में राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक पड़ाव, वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संपर्क पर बल दिया गया। सहयोग समझौते हस्ताक्षरित किए गए, विश्वास दिलाया गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपने हित साध सकते हैं। मिस्र की आर्थिक हालत भले पतली है, लेकिन भारतीय निवेश और निवेश से दीर्घकाल में हालात बदल सकते हैं। भारत के नेतृत्व में भारत मिस्र संबंधों के इस नए अध्याय को देखना रोचक होगा। इस एपिसोड में इतना ही। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा किन संदर्भों में महत्वपूर्ण है? विवेचना कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।